स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स मेहरान के हवाले से, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम दो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे मेनली। पहला चैप्टर है आपका ग्रुप्स का, जो आपके क्लास फर्स्ट ईयर के ओल्ड बुक में था लेकिन न्यू बुक में नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आते हैं मेहरान में, सो इस वजह से इस चैप्टर को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारा सेकंड चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेहरान में, क्विज में, दोनों में इसमें से क्वेश्चंस हर सेक्शन में, हर फेस में इसमें क्वेश्चंस आते हैं, हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये मेनली दो चैप्टर डिस्कस करेंगे, फिर थर्ड जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम अगेन 3 या 4 चैप्टर्स को एक साथ कवर करेंगे, जिसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा बायनॉमियल थ्योरम। अगर 3 चैप्टर्स हुए, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, तो तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फिर बायनॉमियल थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आई थिंक सो 4 आपके लेक्चर्स होंगे, 4 लेक्चर्स में क्लास फर्स्ट ईयर पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने आज के इस लेक्चर को। देखें, अगर मैं ग्रुप चैप्टर की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली पहली स्टार्टिंग वाली डेफिनेशंस होती हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे ना ग्रुप्स के, तो मैंने कंप्लीटली डिफाइन किए थे, जिसमें ग्रुप वाइड हम किसे कहते हैं, सेमी ग्रुप हम किसे कहते हैं, मोनाइड क्या चीज़ होती है, ग्रुप क्या होता है, उसके अलावा एबिलियंट ग्रुप क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। ठीक, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप लेक्चर देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप किसी अकेडमी से पढ़ चुके हैं ये चैप्टर तो फिर तो ईजी होगा आपके लिए। अब इसमें मैं आपको स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन बताता हूँ। देखें, ग्रुप वाइड हम किसे कहते हैं, कोई भी एक ऐसा सेट जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो ग्रुप वाइड कहलाता है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन। अंडर एडिशन का मकसद ये है कि किसी भी दो नेचुरल नंबर्स का सम अगेन नेचुरल नंबर ही आएगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। उसके अलावा अगर हम सेमी ग्रुप की बात करें तो सेमी ग्रुप कोई ऐसा सेट जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो सेमी ग्रुप हो जाता है। उसके अलावा अगर हम मोनाइड की बात करें तो मोनाइड कोई भी ऐसा सेट जिसमें आइडेंटिटी हो, ठीक है, जिसमें आइडेंटिटी हो, तो वो सेट क्या कहलाता है, वो सेट कहलाता है आपका मोनाइड। अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में मोनाइड हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स एडिशन में मोनाइड नहीं है, क्योंकि एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 0 और 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं होता। दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर एडिशन में मोनाइड नहीं होते, बाकी नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन में मोनाइड होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है और 1 नेचुरल नंबर में होता है। इसी तरीके से अगर होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स अंडर एडिशन मोनाइड होते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी मोनाइड होते हैं। इसी तरीके से अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर भी मोनाइड होते हैं, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कोई ऐसा सेट जो ग्रुप वाइड भी हो, मतलब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ग्रुप वाइड भी हो, सेमी ग्रुप भी हो, मोनाइड भी हो और प्लस में उसमें इनवर्स प्रॉपर्टी भी हो। अगर उसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम फिर क्या कहेंगे कि ये जो सेट है ये ग्रुप बनेगा। जैसे इंटीजर्स की बात करते हैं, वैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ग्रुप नहीं बनते। क्यों? अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर प्लस में ग्रुप नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर 2 नेचुरल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स, अगर प्लस में चेक कर रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स चेक करेंगे, तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता है, चूंकि नेचुरल नंबर में नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में इंटीजर अंडर एडिशन ग्रुप होते हैं, क्योंकि एडिशन में हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे 2 का -2, 3 का -3, -4 का 4, हर एक नंबर का एडिशन में एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई इंटीजर जो है ये आपके ग्रुप हो जाते हैं। मतलब ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी हो, कौन सी? वो ग्रुपाइड होगा, सेमी ग्रुप होगा, मोनाइड होगा एंड उसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। उसके अलावा लास्ट में अगर हम बात करें एबेलियन ग्रुप की, तो एबेलियन को हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। मतलब कोई ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपका एबेलियन ग्रुप बन जाता है। मतलब एबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज होंगी, कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर 5 प्रॉपर्टीज किसी भी सेट में हो जाएंगी तो वो आपका एबेलियन ग्रुप बनता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, ग्रुप विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज एबेलियन ग्रुप। मतलब हम ऐसे भी इस डेफिनेशन को ऐसे भी हम कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक और डेफिनेशन आपको बताऊं, जैसे सेमी ग्रुप है, तो सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी, अगर सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी आ जाती है दैट इज नोन एज मोनाइड। तो ये मेरा में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी इज नोन एज मोनाइड, मोनाइड विद इनवर्स प्रॉपर्टी इज नोन एज ग्रुप। इस तरीके से डायरेक्टली प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आती है, इनको अपने पास लिखें। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखें, और इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अपने पास कॉपी लाजमी रखें, ताकि जो चीज़ें मैं आपको बोलता जाऊं वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी जो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, तो वो चीज़ें आपको नोट करनी है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप वही जस्ट लिखेंगे, जो मैं बात बोलूंगा उसको भी अच्छे से समझना है, उसको भी नोट करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी इज नोन एज, वही चीज ये मेहरान में, क्योंकि डायरेक्टली इसी पैटर्न से क्वेश्चन आता है तो मैंने इसी ही पैटर्न से क्वेश्चन लिखा, सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। सेमी ग्रुप मींस जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होने के बावजूद उसमें आइडेंटिटी आ जाए दैट इज नोन एज मोनाइड। उसे हम क्या कहते हैं? मोनाइड कहते हैं, जो चीजें मैंने आपसे अभी डिस्कस करी। ठीक है, मोनाइड। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर प्लस। अंडर प्लस का मकसद है एडिशन में, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन में मोनाइड होते हैं।
सेमी ग्रुप होते हैं या ग्रुप होते हैं? तो ग्रुप तो नहीं होंगे, क्योंकि अंडर एडिशन इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मोनाइड की बात करें तो मोनाइड मींस जिसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो, एसोसिएट भी हो, क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो। तो नेचुरल नंबर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। नेचुरल नंबर्स अगर हम बात करें एसोसिएटिव की तो एसोसिएटिव भी होते हैं, और नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी भी होती है, लेकिन अगर एडिशन है तो एडिशन में आइडेंटिटी नहीं होती, दैट्स वाई मोनाइड तो नहीं होंगे। लेकिन अगर ये होता कि अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन में मोनाइड हो जाते हैं। क्यों? फिर आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 नेचुरल नंबर में होता है, लेकिन अंडर एडिशन मोनाइड नहीं होंगे, अंडर मल्टीप्लीकेशन मोनाइड नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेमी ग्रुप की बात करें तो सेमी ग्रुप मींस जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, तो नेचुरल नंबर अंडर एडिशन सेमी ग्रुप होते हैं, दैट्स वाई बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंप्लीटली लॉजिक ही है, क्योंकि ये प्योर का सब्जेक्ट है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ग्रुपॉइड इज ग्रुप इफ स्टार इज अ क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव या ऑल ऑफ दीज। अगर कोई भी ग्रुपॉइड होगा तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मतलब ये सिंपली ऐसे ही बोल रहा है, तो स्टार क्या होना चाहिए? उसमें क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रुपॉइड के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अगर यहाँ पर होता सेमी ग्रुप तो फिर उसमें 2 प्रॉपर्टीज, क्लियर प्रॉपर्टी भी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। ठीक है ना, तो इस तरीके से। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, मोनाइड विद आइडेंटिटी इज कॉल्ड। तो अगर मोनाइड में आइडेंटिटी आ जाएगी, मैंने आपको बताया ना, सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी इज मोनाइड, एंड मोनाइड विद इनवर्स प्रॉपर्टी, यहाँ पर सॉरी आइडेंटिटी नहीं होगा, यहाँ पर होगा इनवर्स। ठीक है, मोनाइड विद इनवर्स। अगर मोनाइड में इनवर्स होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ग्रुप। क्या कहेंगे? ग्रुप। मोनाइड में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर आइडेंटिटी के साथ साथ इनवर्स प्रॉपर्टी भी आ गई तो 4 प्रॉपर्टीज हो गई ना, तो 4 प्रॉपर्टीज होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इंटीजर्स प्लस में ग्रुप होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर प्लस में ग्रुप होते हैं, रियल नंबर प्लस में भी ग्रुप होते हैं, तो ये सारे ग्रुप होते हैं, एडिशन में ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ होल नंबर्स इज डैश अंडर एडिशन। सेट ऑफ होल नंबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, होल नंबर्स अंडर एडिशन क्या होंगे? तो होल नंबर अंडर एडिशन की बात करें तो एसोसिएटिव, बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं अंडर एडिशन। ग्रुपॉइड मींस क्लोजर प्रॉपर्टी, तो होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है। मोनाइड मींस इसमें आइडेंटिटी हो, लेकिन आइडेंटिटी किसके हिसाब से? एडिशन के हिसाब से। तो एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी होती है 0, और 0 होल नंबर्स में होता है, दैट्स वाई यहाँ पर ऑल ऑफ दीज जो है ना ये करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज क्यों हुआ? क्योंकि एसोसिएटिव भी है, ग्रुपॉइड भी है और मोनाइड भी है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई ऑल ऑफ प्रॉपर्टीज करेक्ट हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछा जाता सेट ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप होगा तो ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे इनवर्स प्रॉपर्टी हो वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट मींस इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स इज सेमी ग्रुप इफ इट इज डैश। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स सेमी ग्रुप होगा तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी? 2 प्रॉपर्टीज होगी सेमी ग्रुप के लिए, 2 प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर यहां पर होता सेट ऑफ इंटीजर्स इज मोनाइड इफ इट इज, तो इट में फिर इसमें कितनी प्रॉपर्टीज होती? 3 प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर मोनाइड होता तो यहाँ पर सेमी ग्रुप है तो 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोजर एंड एसोसिएटिव, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी के जो क्यूब रूट्स होते हैं हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पर होता 4th रूट्स ऑफ यूनिटी तो आर ग्रुप अंडर, तो हमेशा याद रखिएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड 4th रूट्स ऑफ यूनिटी ये ग्रुप बन जाते हैं, लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्या? अंडर मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप होते हैं, अंडर एडिशन ग्रुप नहीं होते। ओके, सो ये चीज याद होनी चाहिए। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या 4th रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं, 4th ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? +-1 एंड +- आयोटा, ये 4th रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। तो 4th रूट्स ऑफ यूनिटी भी ग्रुप बन जाते हैं एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी ग्रुप जाते हैं, लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन में ये ग्रुप बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रुप इज सेड टू बी एबेलियन इफ ए स्टार बी इक्वल टू। अब देखें, अगर ग्रुप एबेलियन होगा तो ग्रुप में पहले तो 4 प्रॉपर्टीज होंगी, कौन सी? क्लोजर, सेमी ग्रुप, आइडेंटिटी, इनवर्स। उसके अलावा अगर उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आ गई तो वो एबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो ए स्टार बी किसके बराबर होना चाहिए? बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। जैसे आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, अगर अंडर एडिशन तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, अंडर मल्टीप्लीकेशन तो ए बी इक्वल टू बी ए, लेकिन अंडर आप इन जनरल बात कर रहे हैं स्टार की, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होगा, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी तो हो जाता है एबेलियन ग्रुप, एंड एबेलियन ग्रुप इज आल्सो नोन एज कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन में इस देश ये क्या होंगे? ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, मोनाइड या नन ऑफ दिस। तो याद रखें, देखें अगर रियल नंबर्स की बात हो रही है तो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं होंगे। इसका एक रीजन है, क्यों अंडर मल्टीप्लीकेशन में रियल नंबर्स ग्रुप नहीं होते? क्योंकि रियल नंबर्स में 0 होता है और 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इनवर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो ग्रुप नहीं बनेगा। अगर रियल नंबर में 0 को रिमूव कर दें, अगर ऐसे लिखा हुआ हो ना, अगर ऐसे लिखा हो रियल नंबर से अगर 0 को रिमूव करें तो फिर ये अंडर मल्टीप्लीकेशन में ये ग्रुप बनेगा।
जो जिसमें अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ा समझें। रियल नंबर, खाली रियल नंबर लिखा हुआ है तो रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं होता। किसकी वजह से? जीरो की वजह से। लेकिन अगर आपने रियल नंबर्स में से जीरो को रिमूव कर दिया, सब्ट्रैक्शन मींस जीरो को हटा दिया, जीरो को निकाल दिया, तो फिर रियल नंबर्स में जीरो नहीं होगा, तो फिर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो फिर रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन में भी ग्रुप होगा। एडिशन में तो ग्रुप होता ही है, लेकिन अगर रियल नंबर से जीरो को रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में भी ग्रुप होगा। तो इट मींस अगर रियल नंबर जस्ट मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो ये एबेलियन ग्रुप नहीं होगा, अगर ग्रुप नहीं है तो एबेलियन भी नहीं होगा, ये सिर्फ मोनाइड तक जाएगा, सिर्फ मोनाइड होगा। लेकिन अगर यहां पर ये होता आर प्लस का मकसद है पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दैट्स वाई फिर मल्टीप्लिकेशन में ये ग्रुप भी बन जाता और एबेलियन ग्रुप भी बन जाता। तो मैंने आपको भी चीज बताई ना, रियल नंबर्स जो होता है ना, रियल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप होते हैं, अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप भी होते हैं, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप तब बनेंगे जब जीरो को रिमूव करेंगे। यही प्रॉपर्टी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी सेटिस्फाई होती है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से जीरो को रिमूव करेंगे तो एबेलियन ग्रुप भी होगा और यानी ग्रुप भी होगा। लेकिन अगर रेशनल नंबर की बात करें तो वो भी रेशनल नंबर से अगर जीरो को रिमूव करेंगे तो ग्रुप बनेगा मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन नहीं बनेगा। वैसे ही एडिशन में सारे ग्रुप बन जाते हैं, रियल नंबर्स भी ग्रुप है, एबेलियन कॉम्प्लेक्स नंबर भी ग्रुप है, अंडर एडिशन की बात कर रहा हूँ, और रियल नंबर्स भी ग्रुप है, रेशनल भी ग्रुप है, अंडर एडिशन ग्रुप है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन तब होंगे जब जीरो को रिमूव करेंगे तो। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए एन, अब यहां से आगे आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 1 देन A3, इसकी थर्ड टर्म बताओ क्या होगी। देखें इन जनरल मेहरान में जब सीक्वेंस सीरीज का आपको ऑप्शन खुल जाएगा ना टेस्ट में, सीक्वेंस सीरीज के जब क्वेश्चन आने लग जाएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूरी दिखेगा। ठीक है, कभी कभी आपको जनरल टर्म गिवन होती है, आपसे ये पूछते हैं कि बताओ इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी। कभी कभी आपको टर्म्स गिवन होती हैं, आपसे पूछते हैं जनरल टर्म बताओ क्या होगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस मेहरान में आते ही आते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, इफ an प्लस 1 इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 1 देन A3, इसकी थर्ड टर्म, A3 मींस इसकी थर्ड टर्म बताओ क्या होगी। देखें यहां पर अगर an होता, जैसे अगर यहां पर जस्ट an होता तो मैं क्या करता, n की जगह डायरेक्ट 3 रिप्लेस करता, तो ये A3 बन जाता, तो मुझे डायरेक्टली n की जगह 3, और यहां पर भी फिर मैं n रखता। लेकिन यहां पर an प्लस 1 है, क्या है, an प्लस 1 है, तो इट मींस यहां पर n की जगह आप मुझे 3 नहीं रखना, आप मुझे क्या रखना है, 2 रखना है। अगर मैं n की जगह यहां पर 2 रखूंगा तो ये 2 प्लस 1 क्या बनेगा, 3 बन जाएगा ना, तो इट मींस A3 बनेगा फिर। तो मतलब n की जगह मुझे 2 रखना है, अगर 2 रखूंगा तो ये तो A3 बनेगा, लेकिन यहां पर 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगर an प्लस 1 है तो n की जगह आप 2 रखेंगे तब भी आपको A3 मिलेगी। अगर मैं आपसे पूछता A4 बताओ तो फिर n की जगह आप 3 रखते। अगर मैं आपसे पूछता A10 बताओ तो n की जगह आप 9 रखते। बात आ रही है समझ में, इस तरीके से। अगर यहां पर ये क्वेश्चन इस पैटर्न से होता कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तो आप ये भी बना सकते थे, फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए आप बनाते, फिर क्या बनाते, an प्लस 1 है ना, तो फर्स्ट टर्म के लिए n 0 रखते, सेकंड टर्म के लिए n 1 रखते, थर्ड टर्म के लिए n 2 रखते। तो इस तरीके से आपको 3 टर्म्स मिल जाते हैं, आप पुट करते 3 टर्म्स मिल जाती है इस तरीके से। और कभी कभी आपको सीक्वेंस गिवन होती है, आपसे जनरल टर्म पूछने। देखें अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सीक्वेंस आपको गिवन है -1 1 -1 1, ये फेमस सीक्वेंस है। अगर इसकी जनरल टर्म से आपसे पूछी जाए -1 1 -1 1, तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी। अगर आपको आ रहा है तो इसका आंसर आप मुझे जरूरी बताइएगा। आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा कोचिंग क्लासेस में कि -1 1 -1 1 ये अप टू सीक्वेंस चलेगी, तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। और ये मेहरान में आते हैं क्वेश्चन इस पैटर्न के। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द 10th टर्म। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो मैंने इन जनरल इजी कोई भी क्वेश्चन यानी ये सीक्वेंस लिया। अगर यहाँ पर कोई और सीक्वेंस होती, लेट सपोज ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पर, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस an - 1 इक्वल टू 2n प्लस 3। अब देखें यहाँ पर an - 1 है और 10th टर्म के लिए आप n की जगह क्या रखेंगे, 10th टर्म के लिए अब n की जगह यहाँ पर आप 11 रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप 11 रखेंगे तो 11 - 1 तभी 10 बनेगा ना। अगर आप n की जगह डायरेक्टली 10 रखेंगे तो 10 - 1 9 बनेगा, तो a 9 होगा, तो वो तो 9th टर्म हो जाएगी। मुझे 10th टर्म चाहिए तो पुट n इक्वल्स टू 11, तो यहां पर भी आप n 11 रखेंगे तो आपको टर्म मिल जाएगी। अगर मैं आपसे ये पूछता फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फिर आप वो भी फाइंड आउट। फिर फर्स्ट 3 टर्म के लिए यानी फर्स्ट टर्म के लिए आप n की जगह क्या रखते, n की जगह आप 2 रखते, क्योंकि n की जगह जब आप 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 होगा, तो a1 होगा, फिर फर्स्ट टर्म होगी। फिर n की जगह 3 रखते तो a2 मिलेगा, n की जगह 4 रखेंगे तो a3 मिलेगा। ऐसे ही आप क्या करते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स, इस तरीके से आप सीक्वेंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे फाइंड 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या है, an - 2 इक्वल्स टू n अपॉन 2 प्लस 1। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको जरूरी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखें,
उसके बाद है जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी आगे वाली टर्म किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करने से मिले, दैट सीक्वेंस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस हम इसे कहते हैं, और इसको प्यार में हम एपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है जनरल टर्म ऑफ द एपी। एपी की जनरल टर्म क्या होगी? Tn इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर कोई भी आपको एपी गिवन होगी ना, तो उसकी आप कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, देखें। और यहां पर ये डी जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को। ये रिप्रेजेंट किसको करता है? कॉमन डिफरेंस को। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेकंड टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। सेकंड टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो मैंने वही इन जनरल फॉर्मूला लिखा है, Tn प्लस 1 मतलब आगे वाली टर्म, माइनस Tn पीछे वाली टर्म, मतलब आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो ये आपका डी बन जाता है। ठीक है, तो ये डी मतलब आप इन जनरल ऐसे समझ लें कि सीक्वेंस की जो टर्म्स होती है ना, उस टर्म के बीच में गैप कितना है, दैट इज नोन एज डी। वो डी होता है, और हर टर्म्स के बीच में ये गैप हमेशा इक्वल होता है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये इन जनरल फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए, आपको यूज भी करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 5, 8, 11। अब ये आपको एपी गिवन है, इसकी 10th टर्म चाहिए, तो आप फॉर्मूला यही ओपन करेंगे, Tn इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो भी आपको सीक्वेंस गिवन होगी उस सीक्वेंस की पहली टर्म वो a1 होती है। देखें आपको 10th टर्म चाहिए, तो T10 हो जाएगा, n की जगह 10 रिप्लेस हो गया, a1 इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1। अब n 10 है ना, क्योंकि हमें 10th टर्म चाहिए। देखिए हमें 10th टर्म चाहिए, तो n किसके बराबर है? 10 के। तो 10 माइनस 1 इंटू 3 क्या है? 3 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। डी मीन्स इनके बीच में गैप कितना है? 5 एंड 2 के बीच में गैप 3, 5 एंड 8 के बीच में गैप 3, तो यही तो डी है ना, कॉमन डिफरेंस। तो डी 3 आ गया। उसके अलावा जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको टर्म मिल जाएगी 29। ठीक है, उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको सोल्व करने में समझ में आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म क्या होगी? 5, 11, 17, 23। इसकी 20th टर्म आपको फाइंड करनी है, तो n की जगह आप 20 रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर a1 की वैल्यू 5 रखेंगे, यहाँ पर n की जगह 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, इंटू डी। डी यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, गैप कितना है वो वैल्यू रखेंगे, इसको सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा क्या आना चाहिए इसका आंसर। ओके, उसके बाद है अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज का मकसद ये है कि अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को ऐड करें तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके दो फॉर्मूले होंगे। एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब आपको लास्ट टर्म गिवन ना हो। अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म आपको गिवन ना हो तो आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a1 प्लस l। a1 प्लस l, l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म आपको गिवन होगी तो फॉर्मूला ये यूज होगा, अगर लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं है तो फॉर्मूला ये यूज होगा। ओके, अब यहां पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स। आपको कितनी टर्म्स का एडिशन चाहिए? सम कितनी टर्म्स का चाहिए? अगर 10 टर्म्स का तो n 10, अगर 11 टर्म्स का तो n 11। ओके, देखें क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू 10 टर्म्स, सम टू 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस आपको गिवन है 3, 10, 17, 24, 31। ये आपको सीक्वेंस गिवन है, इसकी 10th टर्म यानी 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो आप n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 10। तो देखें n की जगह, अब आप क्योंकि लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। तो n की जगह 10 आ गया, S10 इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 2a1, a1 की वैल्यू 3 प्लस 10 n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी। डी किसका है? देखें 10 और 3 के बीच में गैप 7, 10 एंड 17 के बीच में गैप 7, 17 एंड 24 के बीच में गैप 7, तो डी 4 हो जाएगा ना, डी 7 होगा। ओके, डी मीन्स गैप कितना है, टर्म्स के बीच में गैप कितना है, वही डी होता है। ठीक है, तो आप इसको सिंपलीफाई कीजिएगा। 10/2 मीन्स 5, 2 3 6 प्लस 9 इंटू 7, तो उसको आप थोड़ा सिंपलीफाई कीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा आगे। उसके बाद है अर्थमेटिक मीन। ये फॉर्मूला था जनरल टर्म का, Tn इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले थे अर्थमेटिक सीरीज के, जब आपको टर्म्स का सम फाइंड करना है। ये फॉर्मूला अब आप जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन मीन्स ये है कि अगर कोई भी टर्म्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उनके बीच वाली टर्म को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन कहते हैं। देखिए अगर A, B एंड C आर इन AP, अगर ये तीन AP में हैं तो ये B क्या हो जाएगा? B अर्थमेटिक मीन होता है। मतलब अर्थमेटिक टर्म्स के बीच वाली जो टर्म्स होती हैं, दीज आर नोन एज अर्थमेटिक मीन्स। ओके, तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अगर मैं आपसे ये बोलूँ फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 14, तो 6 A है और 14 B है, तो a प्लस बी मीन 6 प्लस 14 तो 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा? आंसर 10 हो जाएगा। तो मतलब a प्लस बी के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या बनेगी? 10 बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस बी डिवाइड बाय 2। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी ये एमसीक्यूज में आ जाता है। ठीक है, तो a प्लस बी डिवाइड बाय 2 और सम का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले ये भी आपको याद होने चाहिए, जनरल टर्म का फॉर्मूला। ओके, उसके बाद देखें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। वैसे ये मैं आपको बायनॉमियल थ्योरम चैप्टर में ये रिजल्ट्स मैं आपको समझाता, लेकिन क्योंकि ये रिजल्ट इसी फॉर्मूले से निकलती हैं,
अर्थमेटिक सीरीज के फॉर्मूले से, तो मैंने यहाँ पर ये रिजल्ट्स लिख दिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अगर आपको पहले 10, 20, 15 जितने भी नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। जितने भी नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, अगर आपसे बोला जाए सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स पुट n इक्वल्स टू 10, अगर आपसे बोला जाए सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स पुट n इक्वल्स टू 20, बस इसमें वो 20 पुट करेंगे, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, अगर n 50 है तो यहाँ पर 50 रखेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा, फॉर्मुला भी याद होना चाहिए n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2 फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। उसके अलावा दूसरा फॉर्मुला है सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर फिर उनका सम, तो इसका फॉर्मुला होता है n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। फॉर्मुला डायरेक्टली एमसीक्यूज में आता है, इस वजह से याद होना चाहिए n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। ये यूज कब होगा, टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, उसके ये फॉर्मुला मैंने इसमें क्वेश्चन भी लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर पहले 6 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो इसका सम क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ओके, उसके बाद है फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इस तरीके से अगर क्यूब का पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस वन, यानी सेम ही नेचुरल नंबर्स ही होंगे, n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2, फिर इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। और कभी कभी ये ऐसे भी लिखा होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, n स्क्वायर, अब इसमें मतलब स्क्वायर मैंने ओपन किया जस्ट, n स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो कभी अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए तो भी आप टिक कर दीजिएगा, अगर ये आ जाए तो भी आप टिक कर दीजिए। ये कब यूज होगा, जब आपको सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछा जाए। अगर यहाँ पर होता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, आप इससे खुद से ही क्वेश्चन बना सकते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फॉर्मुला है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, अगर n इवन नंबर्स का सम, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो मतलब 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 इस तरीके से इवन नंबर्स का सम, लेकिन फर्स्ट 10 फर्स्ट 20 जितने भी हो, उसका फॉर्मुला होता है n इंटू n प्लस वन। क्या है फॉर्मुला, n इंटू n, बस नेचुरल नंबर का ही होगा लेकिन डिवाइड में 2 नहीं होगा, ये फॉर्मुला यूज होगा। उसके अलावा दूसरा फॉर्मुला है सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, अगर ओड नंबर्स का पूछा जाए सम, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इस तरीके से, उसका फॉर्मुला होता है n स्क्वायर। अगर आपसे ये मैं ये बोलूं कि सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, तो 11 का स्क्वायर 121। अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ फर्स्ट 13 ओड नंबर, तो 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मुले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल नंबर्स का सम, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ ओड नंबर्स, ये 4-5 फॉर्मुले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें कभी कभी डायरेक्टली भी एमसीक्यू आ जाते हैं, दैट्स व्हाई इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, ये थे कंप्लीटली अर्थमेटिक के। उसके बाद जाते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को थोड़ा हम समझा दो। देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसकी नेक्स्ट टर्म किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिलती है, मल्टीप्लाई करने से जनरेट होती है। दैट सीक्वेंस इज नोन एज, या दैट प्रोग्रेशन इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखें इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1, an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस। ये यूज कब होगा, जब आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म चाहिए, अगर 10th टर्म चाहिए 11th टर्म चाहिए, तो n की जगह वो वैल्यू रिप्लेस करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो को, और मैंने आपको बताया था कॉमन रेशियो जीरो नहीं होगा, कॉमन रेशियो कैन नेवर बी जीरो, कॉमन रेशियो जीरो नहीं हो सकता, कॉमन रेशियो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, याद होना चाहिए। ठीक है, और r का फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं, r की वैल्यू सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, d क्या था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लेकिन r क्या होगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो इस वजह से मैंने लिखा tn प्लस 1 यानी सेकंड टर्म डिवाइड बाय tn यानी प्रीवियस टर्म, यानी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कॉमन रेशियो। ठीक है, और कॉमन रेशियो कैन नेवर बी जीरो, याद होना चाहिए। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ जीपी 7, 21, 63। अब भी आपको जीपी गिवन है, ठीक है, इसकी आपको कौन सी टर्म चाहिए, सिक्स टर्म, तो n की जगह आप 6 रिप्लेस करें, तो a6 या t6, कभी कभी बुक्स में t भी लिखा होता है तो डजंट मैटर, tn भी हो जाएगा, नो इशू। तो t6 इक्वल्स टू a1, a1 मींस इसकी फर्स्ट टर्म 7 है, तो मैंने 7 रिप्लेस किया। r मींस इसका r निकालें, देखिए r मींस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो 21 डिवाइड बाय 7, तो 21 डिवाइड बाय 7 मींस 3, तो r की वैल्यू हो गई 3 पावर n माइनस 1, तो n क्या है 6 माइनस 1। अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, 3 पावर है, ये हो जाएगा 5, इसको सिंप्लीफाई करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। ओके, उसके बाद है ज्योमेट्रिक सीरीज, जैसे हमने पढ़ा था ना अर्थमेटिक सीरीज के 2 फॉर्मूले, वैसे ही ज्योमेट्रिक सीरीज के 3-4 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि कॉमन रेशियो मतलब r अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो फिर फॉर्मूला क्या यूज होगा। दूसरा होता है अगर r कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो गया तो फॉर्मूला क्या होगा। तीसरा फॉर्मूला होता है अगर r इक्वल्स टू 1 हो गया, रेशियो कॉमन रेशियो 1 के बराबर ही आ गया, तो फिर सम कैसे फाइंड करेंगे। तीसरा फॉर्मूला है कि अगर सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम चाहिए लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 3-4 फॉर्मूले कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यूज में आ जाते हैं, दैट्स व्हाई
पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पहला फॉर्मूला है कि r अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू A1, अगर r ग्रेटर देन 1 है तो r पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ठीक है। तो याद करना बिल्कुल इजी, अगर r ग्रेटर देन है तो r पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, यानी सेम ही चीज नीचे आ जाएगी। उसके बाद अगर r लेस देन 1 है, अगर r लेस देन 1 है तो फिर मतलब 1 बढ़ा है, अगर 1 बढ़ा है तो 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस r पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r, और A1 भी सेम SN ये सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले ये हो गए, अगर r ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर r लेस देन 1 हो गया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके अलावा फॉर्मूला है कि अगर r इक्वल्स टू 1 हो गया, क्या कॉमन रेशियो एग्जैक्टली 1 के बराबर आ गया, तो फॉर्मूला यूज होगा SN इक्वल टू NA। क्या यूज होता है? SN इक्वल टू NA। और ये फॉर्मूले 3 फॉर्मूले होते हैं अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सम चाहिए लेकिन फाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए। लेकिन अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है S इनफिनिटी इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस R। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसको आप स्टार लगा दें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली भी आ जाता है कि अगर r लेस देन 1 है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा? A अपॉन 1 माइनस R। ये कभी भी डायरेक्टली एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। तो A अपॉन 1 माइनस R, ये मेनली कंडीशन है कि r लेस देन 1 होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं, आपको सीक्वेंस गिवन है 2 4 8 16 इस तरीके से, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताओ, तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 नहीं, तो यहां पर इनफाइनाइट का सम आप यूज नहीं कर सकते फॉर्मूला। ये कब यूज होगा? मेन कंडीशन है r लेस देन 1 के लिए यूज होगा। तो a अपॉन 1 माइनस r, मैंने क्वेश्चन भी एक लिखा है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4। देखें यहां पर r फाइंड करेंगे ना तो क्या होगा? r फाइंड, देखें इस 1 से क्या मल्टीप्लाई किया गया है वही r होगा, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन 2 आ गया तो 1 अपॉन 2, तो r की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 जो 0.5 होती है और जो लेस देन 1 है, मतलब लेस देन 1 आ गया ना r। अगर r लेस देन 1 है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट वाला। तो कैसे करेंगे? S इक्वल टू a मींस फर्स्ट टर्म में 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस r की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन 2। यहाँ पर इसका एलसीएम कर दिया मैंने, 2 1 जा 2 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम किया, डिवाइड में 2 आ गया, और ये हो जाएगा, ये 2 थर्ड स्टेप में है तो इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 अपॉन 1 होगा, ठीक है ना। 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो रिजल्ट इसका क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका अगर सम फाइंड करेंगे इनफाइनाइट टर्म्स का सम 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 1 अपॉन 8, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने और क्वेश्चन भी लिखा है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 9 ये अप टू 1, ये सीक्वेंस चल रही है। अब इसका सम आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना है। पहले आप r फाइंड करेंगे, देखेंगे कि r लेस देन 1 है या नहीं, अगर लेस देन 1 है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ओके। और इसका आंसर आप मुझे जरूरी बता दीजिए, ओके। उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 2, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है कि अगर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट ए बी। प्लस माइनस रूट ए बी, ये डायरेक्टली एमसीक्यूज में आता है। प्लस माइनस रूट ए बी ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है टू फाइंड सम, टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ओके। देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 रूट 3 एंड 6 रूट 3। अब देखें 2 रूट 3 a की वैल्यू है, 6 रूट 3 b की वैल्यू है, तो प्लस माइनस रूट ए बी, ए की वैल्यू मैंने लिखी 2 रूट 3, बी की वैल्यू लिखी 6 रूट 3। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 और रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, तो रूट विल बी कैंसिल, रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। तो 2 6 12 12 इंटू 3 36, और 36 का रूट निकलेगा 6, तो इस वजह से ज्योमेट्रिक मीन हमेशा 2 आती है, प्लस भी होता है माइनस, दैट्स व्हाई यहाँ पर प्लस माइनस यूज किया गया है। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूँ ना, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि सीक्वेंस है, लेट सपोज सीक्वेंस है 2 4 8 और दूसरे सीक्वेंस है 2 -4 8, ठीक है, ये दो सीक्वेंस है। अब यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। अब सीक्वेंस, अब देखें नंबर्स तो ए बी दोनों सेम है ना, यहाँ पर ए की वैल्यू है 2 और यहाँ पर बी की वैल्यू है 8 और यहाँ पर भी ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 8। देखें ए बी दोनों में, दोनों ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस में ए बी तो सेम ही है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन अलग अलग बन रही है, एक पॉजिटिव बन रही है, एक नेगेटिव बन रही है। दैट्स व्हाई यहाँ पर प्लस माइनस यूज किया गया है कि ज्योमेट्रिक मीन में वो वैल्यू सेम पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। दैट्स व्हाई दो वैल्यूज आपको मिलेंगे, एक +6 एक -6, तो यही रीजन होता है। ए बी तो सेम होते हैं लेकिन ज्योमेट्रिक मीन जो निकलती है वो प्लस माइनस में चेंज निकलती है। उसके बाद आ जाते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस पे। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक सीरीज के ये फॉर्मूले एंड जनरल टर्म का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हार्मोनिक सीक्वेंस, अब देखिए हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसके टर्म्स का आप रेसिप्रोकल करें, अगर वो एपी बना लें तो फिर वो सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाती है। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ एपी। एपी की टर्म्स का रेसिप्रोकल हार्मोनिक सीक्वेंस बनती है, हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल अर्थमेटिक सीक्वेंस। दैट्स व्हाई हम जब हार्मोनिक सीक्वेंस को सॉल्व भी करते हैं तो अर्थमेटिक का फॉर्मूला लगा के, अगर हमें nth टर्म चाहिए तो यही फॉर्मूला हम अर्थमेटिक का यूज करते हैं, लेकिन लास्ट में हम उस आंसर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो हार्मोनिक बन जाता है। तो इस वजह से हम ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं। लेकिन इन जनरल आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए
whose reciprocal terms forms AP, मतलब ऐसी सीक्वेंस जिसकी रेसिप्रोकल टर्म्स AP बना दें तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है, हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाती है। तो इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, वैसे हम यूज नहीं करते लेकिन याद होना चाहिए कि अगर डायरेक्टली एमसीक्यूज में आ जाए तो आप इसको टिक लगा सके। देखिए Tn इक्वल्स टू B प्लस n माइनस 1 इंटू A माइनस बी डिवाइड बाई AB। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डायरेक्टली आ जाए कि जनरल टर्म का फॉर्मूला बताओ फॉर HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए, तो B प्लस n माइनस 1 इंटू A माइनस बी डिवाइड बाई AB। मैंने क्वेश्चन भी लिखा है देखें। और दूसरा फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन का। वैसे हम हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, निकाल के रेसिप्रोकल करेंगे तो वही हार्मोनिक बनेगी, लेकिन इन जनरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए 2AB डिवाइड बाई A प्लस बी। याद इस वजह से हो कि अगर डायरेक्टली हार्मोनिक का फॉर्मूला ही पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इस वजह से रिस्क नहीं लेने का, तो इस वजह से याद होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने लिखा है हार्मोनिक मीन बिटवीन -6 एंड -8। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ये फॉर्मूला A प्लस बी डिवाइड बाई 2 वाला ये फॉर्मूला यूज करें, लास्ट में उसका रेसिप्रोकल कर दें तो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इसके बीच में रिलेशन में क्वेश्चन पूछ जाता है। देखें मैंने लिखा है कि पहली कंडीशन है इफ A एंड B आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड अनइक्वल। ठीक है, A और B अगर दो अनइक्वल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो फिर हमेशा उनके बीच में जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ी आ जाएगी ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ी आ जाएगी हार्मोनिक मीन से। याद होना चाहिए कंडीशन। जब A और B दो पॉजिटिव अनइक्वल रियल नंबर्स होंगे तो अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक से बड़ी होगी, ज्योमेट्रिक हमेशा हार्मोनिक से बड़ी होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करेंगे तो वो AH के बराबर होता है, मतलब अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट बनता है। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, याद होना चाहिए। ठीक है, बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो यहाँ पर ये आपका सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर्स थे, एमसीक्यूज थे। अब इसमें एक और क्वेश्चन होता है, देखिए क्वेश्चन है कि A पावर n प्लस 1 प्लस B पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय A पावर n प्लस B पावर n। आपसे ये कभी कभी आ जाता है कि बताओ n की वैल्यू क्या होगी कि ये फार्मूला अर्थमेटिक मीन का बन जाए। तो हमेशा याद रखिएगा जब आपको अर्थमेटिक मीन का फार्मूला चाहिए, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। नीचे जो भी आपको गिवन है, नीचे अगर नीचे n है तो पुट n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0। अगर n 0 रखेंगे तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, अर्थमेटिक मीन का बन जाएगा। आप n इक्वल टू 0 पुट करके चेक भी कर सकते हैं, ये अर्थमेटिक मीन का ही फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि n की वैल्यू बताओ कि ये फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का बन जाए, तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए n इक्वल टू -1/2 होता है। किसके, -1/2। तो ये आपको याद होना चाहिए। अर्थमेटिक के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी, नीचे जो भी हो वो 0 कर दें, लेकिन ज्योमेट्रिक के लिए ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। ज्योमेट्रिक के लिए ये फिक्स है कि n की जगह -1/2, हम ये प्रूफ करते हैं कोचिंग क्लास में, ये प्रूफ करते हैं। लेकिन इन जनरल एमसीक्यूज में आपको याद होना चाहिए, अगर ये डायरेक्टली आ जाए तो n इक्वल टू 0 के लिए m यानी अर्थमेटिक मीन बनेगा, n इक्वल टू -1/2 के लिए ज्योमेट्रिक मीन। और यही फार्मूला अगर मैं इस पैटर्न से दे दूं, देखिए अगर यही फार्मूला मैं ऐसे बोल दूं कि a पावर n प्लस 2 प्लस b पावर n प्लस 2 डिवाइड बाय a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ n की वैल्यू क्या होगी कि ये फार्मूला n अर्थमेटिक मीन का बन जाए, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए नीचे जो भी आपको गिवन है उसको 0 कर दें। यहाँ पर n प्लस 1 है ना, तो इस n प्लस 1 को 0 कर दें, तो n प्लस 1 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स n की वैल्यू -1 होगी। तो n इक्वल्स टू -1 रखने पर ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बनेगा। अब यही फार्मूला आप ज्योमेट्रिक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और ज्योमेट्रिक के लिए आप इसका आंसर मुझे बताइएगा कि n की वैल्यू क्या रखें इसमें कि ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बन जाए। लेकिन अर्थमेटिक के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, नीचे जो भी गिवन हो उसको आप इक्वल्स टू 0 करके n की वैल्यू निकालेंगे तो उस वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या बनेगा, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में मैंने दो मेन चैप्टर्स को कवर किया, ग्रुप्स एंड सीक्वेंस सीरीज को। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी ट्रिक्स बताई, बहुत सारे फॉर्मूले बताए जो आपने पढ़े तो थे, लेकिन मेरा वे ऑफ टीचिंग थोड़ा चेंज है, तो उम्मीद है आपको समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है आप इस क्रैश कोर्स के क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। सो मिलते हैं अपकमिंग लेक्चर में। अपकमिंग लेक्चर में हमारे 3 चैप्टर्स होंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। वैसे ये एक ही चैप्टर है, लेकिन हम अलग अलग करके मैं स्टूडेंट्स को कोचिंग क्लास में अलग अलग करके पढ़ाता हूँ, और एंट्री क्लास में इसके एमसीक्यूज को अलग अलग करके ही डिफाइन करता हूँ। ओके, परमुटेशन में परमुटेशन के टाइप्स, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको डिस्कस करने के बाद हमारे पास 2 चैप्टर्स बनेंगे, एक बचेगा बायनोमियल थ्योरम, दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के आरएनडीज में क्वेश्चन आते हैं, डोमेन रेंजेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका एक और अलग लेक्चर होगा। मतलब क्लास फर्स्ट ईयर में टोटल 4 चैप्टर्स होंगे, सॉरी 4 लेक्चर्स होंगे। 4 लेक्चर्स में क्लास फर्स्ट ईयर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, तो उम्मीद है कि आप लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर लेक्चर समझ में आ गया तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो लेक्चर को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।